Gajendra Singh Shekhawat ji, who is holding culture and tourism currently in the government. He is 3-time minister and 3-time member of parliament from Lok Sabha Jodhpur, and he has a long journey from RSS, ABVP to Bharatiya Janata Party, and this conference will be held on the issue of budget. We respect the honorable minister to hold this press conference. Thank you. धन्यवाद. Is it audible? Yes, sir. भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित अल सुबह इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित संसद के साथी यशस्वी सांसद आदरणीय कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हम सब के बीच में उपस्थित सम्मानित विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बलबीर सिंह जी, पार्टी के मीडिया सेल का काम देखने वाले सारे साथी, पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर इस प्रेस वार्ता में अल सुबह पधारे हुए सभी पत्रकार मित्रों, मैं हृदय से आप सबका इस सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहता हूं. मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से लेकर के सरकार एक स्पष्ट मार्ग पर चलते हुए एक तय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत 2014 से पहले घोर निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था और भारत के लोगों ने लगातार हो रहे भ्रष्टाचार, घोटालों, देश की कूटनीतिक विफलता और लगभग हर मोर्चे पर देश के विफल होने के चलते हुए देश का आर्थिक परिदृश्य बिगड़ करके भारत को दुनिया की फ्रेजाइल 5 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल कर देने के बाद सामान्य मानवीय का व्यवस्था पर से विश्वास डगमगा रहा था. 11 साल की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन स्पष्ट नीतियों के साथ में सरकार ने काम किया और जैसे मैंने कहा, एक तय लक्ष्य की भारत को संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और समर्थ देश बनाना है, भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक. इस लक्ष्य को लेकर के जिस तरह सरकार ने निरंतर काम किया और जैसा मैंने कहा कि उसके लिए मार्ग सुनिश्चित था कि सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको सशक्त बनाना और उसे भारत के विकास के वाहक के रूप में खड़ा करना. आज अगर हम 2026 में बैठ करके 2014 के पीछे तक के परिदृश्य को देखें तो हम गर्व के साथ में यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं और इस बात को पूरा विश्व स्वीकार करता है कि अविश्वास में डूबे हुए भारत को विश्वास में के साथ खड़ा करके विकसित हो सकता है. उस दिशा में आगे बढ़ने में हमने सफलता प्राप्त की है. आप सबने देखा होगा, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, वो बजट एक कंटिन्यूटी का बजट था, निरंतरता का बजट था और हर बजट 2014 से लेकर के 2026 तक हर बजट में की गई घोषणाएं और उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के चलते हुए, धरातल पर उतारने के चलते हुए हम उस स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक एक कदम, हर बार एक एक पायदान आगे बढ़े. आज अगर मोटे तौर पर देखें कि जो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में शामिल था वो आज दुनिया की रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में शामिल है और चौथे पायदान पर सम्मान के साथ में खड़ा है और बहुत ताकत के साथ में तीसरी पायदान पर जाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है. अभी हाल ही में दावोस में
जो स्विट्जरलैंड में इकोनॉमी का महाकुंभ होता है, आप सबके संज्ञान में निश्चित रूप से आया होगा कि भारत वहां सेंटर स्टेज पर था और भारत को लाइटिंग लैंप ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इस तरह की संज्ञा पूरे विश्व ने दी थी। जब भारत की विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोविड के बाद निरंतर दबाव को झेल रही, अमेरिका से लेकर के यूरोप से लेकर के चाइना तक दुनिया की सब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या तो अभी तक कोविड से उबर नहीं पाई है, कोविड की चोट से उबर नहीं पाई है, या उबरने के लिए अभी संघर्ष कर रही। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कुशल नेतृत्व के द्वारा लिए गए सटीक फैसलों के चलते हुए, सही नीतिगत निर्णयों के चलते हुए भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने न केवल वी शेप रिकवरी की, अपितु दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के खिताब को निरंतरता के साथ में कोविड के बाद में भी कायम रखा है। मित्रों, ये बजट जिसे 2026 के बजट के रूप में हम सब ने स्वीकार किया, ये बजट जैसा मैंने कहा स्थिरता, सर्वसमावेशन, ऑल इंक्लूसिविटी और उसके साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास के साथ लेकर चलने वाला बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से 3 प्रिंसिपल्स की बात उन्होंने एक चर्चा अपने बजट के भाषण में की। एक, सरकार ने हमेशा ही एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का अभिप्रेत होता है दुविधा कि संशय की स्थिति के बजाय हमने सटीक निर्णय और समयबद्ध निर्णय लिए। दूसरा, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, कि हम केवल रिटोरिक्स की बात न करें, केवल बात जो है बात ही बात न करें, अपितु उसके अनुरूप सुधार करें। और तीसरा, पीपल ओवर पॉपुलैरिटी, कि हम चुनावों के लिए या लोक लुभावन फैसले करके मात्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बजाय देश में लोगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करें। इन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। मित्रों, हम सब जानते हैं और हम सब ने देखा होगा कि सरकार ने शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बजट घोषणाओं में 3 विषयों को अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। पहला था कि हम आर्थिक वृद्धि की दर जो तेज, जैसा मैंने कहा कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, इस गति को हम निरंतर बनाए रखें और इसको साथ साथ में इस मुकाम पर सस्टेनेबल भी बना करके रखें। दूसरा, जिसे कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया कि हम नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करें, यह सरकार का कर्तव्य। हम सब ने देखा है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले वर्षों में फैसले लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सतत जिस दिशा में काम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे हैं। और निश्चित रूप से एक युवा देश होने के नाते और साथ साथ में एक एस्पायरिंग नेशन होने के नाते नए नए लोग जो करोड़ों की संख्या में मध्यम वर्ग में प्रवेश किए हैं, उनकी आकांक्षाओं की आपूर्ति करना देश की सरकार का कर्तव्य है। इस रूप में सरकार ने इसे स्वीकार किया। और तीसरा कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास और साथ साथ में हम संतुलित विकास के लिए काम करें, ऑल इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम काम करें। इसको हम सबको साथ लेकर के, सब राज्यों को साथ लेकर के, सब क्षेत्रों को साथ लेकर के। और ऐसा इसलिए कि पहले हम सब ने देखा था, माननीय मोदी जी के सरकार में आने से पहले देश के बहुत बड़ा भूभाग जो है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता था। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारे हिमालयन क्षेत्र, ये अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, विकास की दौर में कहीं पिछड़े हुए थे। हर प्रदेश में भी अगर देखा जाए
तो कुछ जिले ऐसे होते थे जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते थे, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हुए, भौगोलिक स्थितियों के चलते हुए, अपॉर्चुनिटीज का लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के कारण से चलते हुए वो पीछे छूट जाते थे। उन सब को हम साथ लेकर के काम करें, आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतिगत निर्णय लेते हुए ऐसे आकांक्षी जिलों के लिए, एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके एक स्पेशल प्रोग्राम और ड्राइव लिया। आज उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं कि संतुलित विकास की अवधारणा के चलते हुए वो जिले विकास की दौड़ में आज उन राज्यों के बेहतरीन जिलों से कंपीट करते हुए हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस मॉडल को ग्लोबली एक केस स्टडी के रूप में पूरे विश्व के अन्य देशों ने भी स्वीकार किया है। अगर मैं बजट के मोटे फंडामेंटल्स पर बात करूं तो सरकार ने एक बार फिर 7 फंडामेंटल्स की चर्चा इस बजट के माध्यम से की, जिसमें पहला, जिस तरह की ग्लोबल परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों के चलते हुए भारत के पास में जो अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग में है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेकर के काम करें। दूसरा विषय, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि हम अपने विरासत का संरक्षण करेंगे और विकसित होंगे। तो प्रिजर्विंग हेरिटेज इज आवर सेकंड फंडामेंटल ऑफ दिस बजट। तीसरा विषय, भारत के अर्थव्यवस्था में हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने और उसके साथ साथ में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भारत के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज को सबसे ज्यादा बल प्रदान करने वाला सेक्टर अगर कोई है तो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है। हम एमएसएमई को और स्ट्रेंथन करने के लिए नए एमएसएमई चैंपियंस बने, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। दिस इज अनदर फंडामेंटल ऑफ द बजट। चौथा विषय था कि कोई भी देश बिना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो विकसित नहीं हो सकता। और हम सब ने देखा और आज तो पूरा विश्व स्वीकार करता है कि भारत ने पिछले 10-11 वर्षों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर आमूलचूल परिवर्तन किया और जिसका प्रभाव हम सबको दिखाई देता है। और उसका परिणाम ही था कि मैं चंडीगढ़ से जब मैं पहले समय में आता था तब ये प्लान करके कि 4-4.5 घंटे लगेंगे, मैं चंडीगढ़ से रवाना हुआ था थोड़ा जल्दी और मेरी पार्टी के सारे लोग जो है पहुंच पाते, उससे 1.5 घंटे पहले मैं यहाँ पहुंच गया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर जो काम हो रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को हम और अधिक गति किस तरह से प्रदान करें, इसको सरकार ने फंडामेंटल के लिए लिया है। एक ग्रोथ पैटर्न जो भारत ने बनाया ये सस्टेनेबल हो और ये ग्रोथ स्टेबिलिटी बनी रहे, ये हमारा फंडामेंटल इस बजट का रहेगा। और सातवां जिस तरह से पूरी विश्व भर में हो रहा है और उसी के अनुपात में भारत में भी अर्बनाइजेशन जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, शहरीकरण जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, यह अनुमान किया जा रहा है कि 2047 तक भारत की लगभग 60% आबादी शहरों में आ जाएगी, कस्बों में आ जाएगी, नगरों में आ जाएगी। और ये जो पॉपुलेशन ब्लास्ट और शिफ्ट जो अर्बन एरियाज में हो रहा है उसके चलते हुए हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में, इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक तरफ सिटी इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप करें सिटीज को, और दूसरी तरफ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन करें, उसके लिए भारत सरकार प्राथमिकता से काम करे। ये बजट का फंडामेंटल इस बार में इन 7 फंडामेंटल्स के पिलर पे ये बजट खड़ा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही प्राथमिकता जो है वो महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, किसान का कल्याण और गरीब का कल्याण। महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं का विकास, किसान का कल्याण और गरीब का कल्याण, ये 4 विषय पर रहता है। अब की बार के बजट के विषय में मैं आप सबसे सामान्य आपकी जानकारी के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि देश भर में माय भारत के 50 प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज्यादा युवाओं ने बजट भारत का कैसा हो, युवा भारत, क्योंकि युवाओं का देश है, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारी एवरेज आबादी आज भी 28-29 साल के उम्र की है। इस डिविडेंड को, इस क्षमता को के रूप में विकसित करते हुए हम अपने युवाओं के आकांक्षा के अनुरूप देश के बजट का निर्माण करें। 50,000 युवाओं से इस बात के जो है वो सजेशंस मांगे गए
और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहता हूं कि द क्वालिटी ऑफ सजेशंस विच गवर्नमेंट हैव रिसीव्ड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड अनइमेजिनेबल। जिस तरह के शब्दों में, जिस तरह के विचारों को उन्होंने प्रदर्शित किया, तो भारत के विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से जो सुझाव प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर ये बजट बनाया गया, जो बजट शिक्षा से लेकर के रोजगार और उद्यमिता तक सीधा एक रोड मैप के रूप में है। मित्रों, कोविड से पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात की संकल्पना की थी और उसके कोविड के समय में और अधिक आगे बढ़ाने का काम किया कि देश की इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथन करना है, सपोर्ट करना है, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करती है तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और इकोनॉमी की भाषा में इस कैस्केडिंग इम्पैक्ट को 10 गुना से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। सरकार जब 100 रुपया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो उसका नीचे कैस्केडिंग इम्पैक्ट जीडीपी पर लगभग 1000 रुपए तक होता है। मैं एक सामान्य आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार अगर कोई ब्रिज बनाती है, कोई सड़क बनाती है, उसमें सीमेंट उपयोग में होता है, उसमें स्टील उपयोग में होता है, उसमें पत्थर उपयोग में आता है, बहुत सारी चीजें उपयोग में आती है। अब जब स्टील की आवश्यकता होती है तो स्टील की इंडस्ट्री को रोजगार मिलता है। स्टील की इंडस्ट्री चलती है तो नीचे जो है आयरन ओर की माइंस तक में काम करने वाले व्यक्ति को रोजगार मिलता है। तो एक साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो है उसके कारण से जनरेट होता है। हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम सरकार ने किया। कोविड के बाद उसमें एक क्वांटम जंप आया था और इस बार एक बार फिर बजट में 12,50,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होगा, इस बात की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और शहरों और औद्योगिक क्लस्टरों को विकसित करके गति प्रदान करना इंफ्रास्ट्रक्चर का अब की बार मूल ध्येय रहेगा। इसके साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, 2014 में देश में एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं होता था। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर भी और एक्सपोर्टर भी, और पिछले 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्मार्टफोन भारत से एक्सपोर्ट हुए, भारत में निर्मित होकर। ठीक इसी तरह की परिस्थिति इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम सब ने देखा। कोविड और कोविड के बाद में भारत की पहचान फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में बनी। हम ऐसे 7 सेक्टर्स को जो आने वाले समय में, आज अब तक भारत जो काम करता था वो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर काम करते थे, लेकिन हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज पे, हाई वैल्यू सेगमेंट पर हमारी देश की उदासीनता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको फोकस करने के दृष्टिकोण से पिछले वर्षों से जो प्रयास किए उनको गति प्रदान करते हुए इस बार बजट में यह तय किया है कि हम 7 सेक्टर्स को फ्यूचर में और अधिक थ्रस्ट जो है और अधिक बल उस पर प्रदान करेंगे, जिसमें एक माननीय वित्त मंत्री जी ने बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाया ताकि हम अपने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को और अधिक गति प्रदान कर सकें। सेमीकंडक्टर मिशन, हम जानते हैं कि 2014 से तक भी भारत में सेमीकंडक्टर बनेगा, कोई इस बात की कल्पना नहीं करता, लेकिन जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे जीवन में समावेश हुआ, कंप्यूटराइजेशन हुआ, उस सब के चलते हुए सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत बढ़ी। भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया, उसके लिए पॉलिसीज लाई गई। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत में बनी हुई सेमीकंडक्टर और नैनो चिप दोनों आज रोल आउट हो गए मार्केट में। जो है भारत एक नए एंट्रेंट और पावरफुल एंट्रेंट के रूप में प्रवेश कर चुका है। सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट 2 शुरू होगा, इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में की है। तीसरा, बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ्स हैं जो आज वर्तमान की आवश्यकताओं के लिए क्रिटिकल और हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक भी है। भारत ने न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की आगामी 100 वर्ष की आवश्यकताओं की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ में इस तरह के समझौते किए हैं, लीज एग्रीमेंट किए हैं, जहां हम भारत की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स से इस माइक से लेकर के गाड़ी बनाने तक, हवाई जहाज बनाते तक सब में उपयोग होते हैं।
उन सब की सस्टेनेबल सप्लाई को इंश्योर करेंगे। इसे गति प्रदान करने की घोषणा जो इस बजट में की। इसके बाद में क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, लिथियम आयरन बैटरी से लेकर के जितने भी क्रिटिकल बनाने के लिए लिथियम आयन से लेकर के जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन सारे क्रिटिकल मिनरल्स को एक थ्रस्ट इस बजट में दिया गया है। उसके साथ साथ में भारत के को एनर्जी इंडिपेंडेंस देने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और ग्रीन हाइड्रोजन को ग्लोबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव के रूप में जिस तरह से स्वीकार किया गया है, इन सातों चीज़ों पर हम काम करेंगे। इसकी कल्पना इस बजट में की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब के ऊपर भी थ्रस्ट इस बजट के माध्यम से दिया गया है। इस सब के माध्यम से हम एक तरफ मेक इन इंडिया की शिफ्ट को और अधिक मजबूती प्रदान करें और दूसरी तरफ भारत को विकसित बनाने के लिए हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायंस को प्राप्त करें। क्योंकि हम जानते हैं कि नए ग्लोबल ऑर्डर में जिस तरह का ग्लोबल टर्बुलेंस है और इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता ये दोनों देश की सुरक्षा के मंत्र बन गए। इसलिए भारत आने वाले समय में सशक्त भी रहे और सुरक्षित भी रहे, इसके लिए हम सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इन दोनों पर फोकस करके काम करेंगे। इस मंत्र को और अधिक सिद्ध करने की दिशा में इस बजट के माध्यम से बात की गई। हम सब से, जैसे मैंने कहा, हम सब जानते हैं कि एमएसएमई भारत की बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड जो है वो बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से छोटे छोटे उद्योग, आज हिमाचल प्रदेश जैसे शहर, जैसे प्रांत में भी बहुत सारे छोटे और कुटीर उद्योगों को बनने की संभावना है। उन्हें और अधिक विकसित होने का स्कोप उनके पास में है। ऐसे जो है छोटे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रोथ फंड की कल्पना इसके माध्यम से की गई। जो ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई को जो अपने बिलों के भुगतान और एडवांसेस की सुविधा जो दी गई थी और सस्ता क्रेडिट उसके माध्यम से मिलता था, उसको और अधिक गति मिले, इसकी घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई। और इसके साथ साथ में जो है एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे रणनीतिक फैसले लिए गए। जैसा मैंने आप सबके सामने चर्चा की कि शहर जिस तरह से, जिस गति के साथ में बढ़ रहे, उसके चलते हुए हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को फोकस करके हम उनको, और उसके साथ साथ में कुछ शहर ऐसे हैं जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या टेम्पल सिटीज़ हैं जहाँ मंदिर होने के कारण कि उनसे उनकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, उनको ऐसे सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के रूप में उनको डेवलप करते हुए एक पॉपुलेशन के अनुपात में, उसके अनुक्रम में 5,000 करोड़ रुपए से लेकर के 3,000 करोड़ रुपए तक टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए, ऐसे सब शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए उस पर काम करेंगे। टूरिज्म भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा ड्राइवर है और जब मैं शिमला में बैठ करके अगर बात करूं तो टूरिज्म जो है निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी 7 ही दिन पहले जो स्पेशल इंसेंटिव टू द स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सास की जो स्कीम भारत सरकार की है, उसके तहत हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म वर्टिकल पे डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए के जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन विच इज़ वर्चुअली लाइक ए ग्रांट, उसकी घोषणा अभी भारत सरकार ने की है। इसी क्रम में बजट में 15 पुरातात्विक स्थलों के विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस के रूप में डेवलप करेंगे। सामान्यतः इस तरह के एक्सकेवेशन जहां होता है उन जगहों को साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद में अबंडन कर दिया जाता था, लेकिन गुजरात में वडनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने उसको एक एक्सपीरियंस जोन में डेवलप किया और मैं मानता हूं कि वो उसको अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिला। इस तरह के 15 और डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएं, इसकी घोषणा बजट में की गई है। जिस तरह से भारत में हॉस्पिटैलिटी की डिमांड बढ़ रही है, भारत का टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके चलते हुए भारत में निरंतर होटल बनने की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारत में स्टार होटल्स बनने की गति जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है और जो है कई गुना अभिवृद्धि पिछले दशक में हुई है। उसके चलते हुए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की डिमांड भी उसी अनुपात में बढ़ी है। तो हमको तकनीकी रूप से दक्ष हॉस्पिटैलिटी में सेक्टर में काम करने वाले लोग देश और दुनिया में काम करने के लिए मिलें,
इसको लेकर के एक नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट की कल्पना जो है इस बजट में की गई है। हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर ऑफ टूरिज्म है, जो हमारा टूरिस्ट गाइड है, वो गाइड वर्तमान की टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ में फुल्ली इक्विप्ड हो, AR/VR के साथ में उसका एक्विंटेंस हो, और वो एक और अधिक प्रोडक्टिव और इफेक्टिव गाइड जॉब कर सके। इसको लेकर के 10,000 टूर गाइड्स को, सेलेक्टेड डेस्टिनेशंस के गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा। इसकी कल्पना और घोषणा बजट में की गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो हमारी ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, जो हमारी बर्ड ट्रेल्स हैं, जो हमारे कोस्टल एरिया में टर्टल ट्रेल्स हैं, उनको विकसित किया जाएगा। इसकी बात माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में की है। इसके साथ साथ में भारत के कृषि क्षेत्र, जो हमेशा ही माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता रहा है, हम हाई वैल्यू क्रॉप्स पर किस तरह से ट्रांसफर करें और उनको किस तरह से थ्रस्ट दें, इसको लेकर के नारियल, काजू, कोको और चंदन, इन 4 पर विशेष बल दिया जाएगा। इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने की है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप भारत सरकार ने निरंतर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय जो है वो केवल फार्म पर डिपेंडेंट नहीं रहे, इसके इतर वो उसके अन्य स्रोत भी आय के बने। आप सबको जानकारी है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज देश में करोड़ों की संख्या में लखपति दीदी बनी है, और वो अब लखपति दीदियां जो है और आगे 10 लखपति मिलियनर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही। इसी तरह से जो हमारा जो पशुपालन को स्ट्रेंथन किया गया, ब्लू रिवॉल्यूशन पर काम किया गया। आज भारत दुनिया का सबसे पावरफुल जो है फिशरीज एक्सपोर्टर बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट फिशरीज एक्सपोर्टर देश बन गया। भारत की बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद भी आज भारत जो है शहद का बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस तरह से जो है फार्म इनकम पर, कोर फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी को कम किया जाए। हम अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को बढ़ा करके हम जो है अपने फूड वेस्ट को कम कर सकें। इस अनुक्रम में भी बजट में इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करके कृषि क्षेत्र को और अधिक बल देने का और किसान की आमदनी को बढ़ा करके सुनिश्चित करने का निर्णय इस बजट के माध्यम से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत विस्तार, एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो AI ड्रिवन होगा, उसके माध्यम से हम किसानों को और अधिक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और क्लाइमेट के प्रति उनकी जो है उनको फोरकास्टिंग समय रहते हुए हो सके, ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। इसकी स्थापना की कल्पना भी इसके माध्यम से की गई है। महिलाएं, जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही महिलाओं का सशक्तिकरण और देश की आधी आबादी को हम और अधिक कैसे देश के विकास के गति को गतिमान करने के लिए, सशक्त करने के लिए उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से निर्माण की बात की गई है। लखपति दीदी से आगे बढ़ करके अब हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके लिए शी मार्ट्स की स्थापना करें, इसकी बात की गई है। देश की बेटियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके शिक्षा के और अधिक अवसर मिले, इसके दृष्टिकोण से देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भारत सरकार अपने सेंट्रल सेक्टर स्कीम से करेगी, इसकी घोषणा की गई है। दिव्यांगजनों के लिए कौशल और उसके साथ साथ में असिस्टिव डिवाइसेज, जो सहायक उपकरण होते हैं, ऐसे सहायक उपकरणों को और अधिक सुलभता के साथ में उनको उपलब्ध कराने की बात की गई है। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर जो है ये स्थापित करें, ताकि हमारे लोग दबाव से बाहर आ सकें, इस दृष्टिकोण से भी कल्पना माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इन सब के अतिरिक्त मैं कुछ आर्थिक विषयों की चर्चा भी करना चाहता हूँ। देखिए, भारत में, और जब हिमाचल प्रदेश में बैठ करके करूँ वो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। देखिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए ये सबसे आवश्यक है कि वो वित्तीय अनुशासन की पालना करे, अनुपालना करे। जितना खर्च, जितनी आमदनी है उसके अनुरूप अपने खर्चों को विभाजित करें और साथ साथ में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। हमने देखा कि बहुत सारे देश हम अपने परिवेश में, अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, और इसके अतिरिक्त दुनिया के बहुत सारे देशों के उदाहरण हम सबके सामने हैं।
फिस्कल डिसिप्लिन न अपनाने के चलते हुए, वित्तीय अनुशासन न अपनाने के चलते हुए बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स हो गई। देश में भी लोक लुभावनी नीतियां और चुनाव जीतने के लिए खोखले वादे दावे करने के चलते हुए देश में बहुत सारे राज्यों के द्वारा भी वित्तीय अनुशासन को ठीक से नहीं अपनाया जा रहा है। उसके दुष्परिणाम राज्य भोग रहे, जहां उनका स्टेट जीडीपी के अकॉर्डिंगली उनका जो डेब्ट है, जो उनका कर्ज है, वो उसमें कई गुना वृद्धि हो गई है। वो 40, 42, 43% से 48, 50% तक कुछ राज्यों में पहुंच गया, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 की सरकार में पहली बार बजट पेश किया गया था, तब माननीय वित्त मंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम फिस्कल डिसिप्लिन पर काम करेंगे और धीरे धीरे करके भारत के फिस्कल डेफिसिट को हम जो है वो 3% के अंदर, जो ग्लोबल बेस्ट एवरेज है, वहां तक लाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हम उस दिशा में गति के साथ में आगे बढ़ रहे थे। हम 4% से नीचे लाने में कामयाब हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड की आपदा के चलते हुए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आई। उसके चलते हुए एक बार फिर हमको फिस्कल डेफिसिट में हमको सेटबैक लगा। लेकिन सरकार ने 2021 के बजट में, 22 के बजट में जिस तरह से घोषणा की कि हम इसको वापस उसी लक्ष्य तक लेकर के आएंगे। पिछले वर्ष हमने इसे 4.5% से कम लाने में कामयाबी प्राप्त की और इस बार 4.3% से कम हम इसको नीचे लाएंगे। इस बात की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसके अतिरिक्त इसका चलते हुए जब कर्ज और जीडीपी का रेशियो ठीक रहता है तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और उसके साथ साथ में भविष्य की पीढ़ियों पर उसके चलते हुए बोझ कम होता है। हम सब ने देखा, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट घोषणा में भी इसकी चर्चा की और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार इस बात पर बात की है कि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस वाली सरकार है। हम अपने देश की जनता के ऊपर विश्वास करते हुए उसके जीवन में सरकार और सरकार द्वारा थोपे गए ऐसे कानून जिनकी आज कोई प्रासंगिकता और आवश्यकता नहीं है, उन सबको समाप्त करें। आप सबकी जानकारी में होगा कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे कानून जिनके ऊपर पीनल एक्शन के प्रावधान थे या जेल जाने के प्रावधान थे, उन सबको देश की सरकार ने समाप्त किया। हमने ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन दोनों पर काम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश ने कई पायदान जो है छलांग लगाई। ईज ऑफ लिविंग पर जो सरकार ने काम किया, आज जीएसटी रिफॉर्म्स हुए। अनेक लोग बात करते थे कि जीएसटी की दरें कम करने से देश के रेवेन्यू डेफिसिट होगा, लेकिन हम सब ने देखा कि रेवेन्यू बढ़ी। टैरिफ वार के चलते हुए लोगों ने इस बात की कल्पना की थी कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी के घोषणा की हम क्वालिटी को बढ़ाएं और कॉस्ट को कम करें। इन दोनों के चलते हुए हम अपने एक्सपोर्ट को भी जो है सस्टेनेबल बना पाए। लेकिन इसके साथ साथ में सरकार ने बहुत सारे फैसले करके देश के लोगों के जीवन में सुगमता आए, सरलता आए, इसको लगातार उस दिशा में काम किया है और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नया आयकर अधिनियम लाया जाए। हम सब की जानकारी में है कि पहले फेसलेस असेसमेंट देश में लाया गया था, उसके कारण से निश्चित रूप से करदाताओं को बहुत लाभ हुआ और आज 98% जो टैक्स का रिफंड है वो इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 45 डेज और स्टिपुलेटेड टाइम में वापस लोगों तक पहुंचने लगा है। ये एक अद्भुत निर्णय माननीय और सफलता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने प्राप्त की है। छोटे छोटे करदाताओं को राहत मिले और उनके साथ में होने वाली मुकदमेबाजियों को कम करें, इस नए आयकर अधिनियम में इसको सुनिश्चित किया जाएगा। विदेश शिक्षा, क्योंकि आज भारत के बहुत सारे बेटे बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ में मेडिकल में होने वाले खर्च और पर्यटन में टीसीएस पर कटौती की बात जो है इस बजट में की गई। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर यदि मैं बात करूं तो ये बजट केवल मात्र सरकार की आमदनी और सरकार का खर्च, किया जाने वाला खर्च, इसका लेखा जोखा है, इसका अकाउंट मात्र नहीं है, अपितु ये भारत के विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने का एक कंटिन्यूटी से भरा हुआ एक ठोस, एक सॉलिड रोड मैप है जो है इसे प्रदर्शित करता है, जिसमें युवा, किसान, महिला, एमएसएमई, शहर और संस्कृति, इन सब को जो है
विकास के सहभागी मानते हुए इन सबको सशक्त करने की बात की गई। इस सब के अनुक्रम में यदि मैं यहाँ बैठ करके हिमाचल प्रदेश के बारे में बात न करूँगा तो वो उचित नहीं होगा। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय प्रांतों की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हमेशा ही प्रियोरिटी स्टेट रख करके उनकी मदद की है। यूपीए के कार्यकाल में हम सबको जानकारी में है कि एक बार हिमाचल प्रदेश का स्पेशल स्टेट का स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था, उसको वापस लागू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे वापस रिस्टोर करने का काम किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, मैं जब यहाँ पहुँचा उसके बाद मैं अपने पार्टी के मित्रों से चर्चा कर रहा था, यहाँ अखबारों को और न्यूज़ को जब मैं अपने लैपटॉप पर रास्ते में आईपैड पर खंगाल रहा तो मुझे दिख रहा था कि सरकार यहाँ बिना आधार के संशय पैदा करने का प्रयास कर भ्रम खड़ा करने की कोशिश कर रही है। मैं यदि 2004 से 14 के बीच की बात करूँ तो केंद्रीय करों के कटौती जो राजस्व आता है, भारत सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, भारत सरकार जो फिस्कल डिसिप्लिन लागू रखती है, भारत सरकार जो जिस तरह से इकोनॉमी को भारत सरकार के प्रयासों से ग्रोथ मिलती है, उसका प्रत्यक्ष लाभ प्रदेशों को होता है। आप सबको, मैं नहीं जानता, आप सब लोगों को जानकारी में अवश्य होगा, 2014 से पहले 14 फाइनेंस कमीशन जब आया था उससे पहले राज्यों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी जो है वो भारत सरकार के कर राजस्व में 31% होती थी। 14 फाइनेंस कमीशन की जो कांग्रेस के समय में लागू किया गया था, यूपीए के समय में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको हूबहू लागू किया। उस समय डिविजिबल पूल में उसकी अनुशंसा, 14 फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के अनुरूप कि राज्यों को विकास के लिए और अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको निर्णय करने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मैं आपके लिए सामने और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो राजस्व है उसमें कुल राज्यों को 31% हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से मिलता था। शेष राशि को भारत सरकार की योजनाएं या भारत सरकार के राज्यों के साथ मिलकर के चलने वाली योजनाएं, उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार बनाती है, मिड डे मील योजना भारत सरकार चलाती है। ऐसी योजनाएं जो 90-10 के रेशियो में हिमाचल प्रदेश में चलती होंगी, उन सब योजनाओं के लिए सरकार पैसा देती थी, खर्च करती थी। भारत देश की सुरक्षा के लिए, भारत के देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करती, उसके लिए अपना निवेश करती थी। कुछ राज्यों ने किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छी प्रगति की, कुछ राज्य उतना नहीं कर पाए, तो उस सेगमेंट में, जैसे सड़क निर्माण में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम शुरुआत के दौर में किया। गुजरात की सरकार ने पीने के पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो भारत सरकार के उस पर्टिकुलर हेड में पैसा उस राज्य को नहीं मिल पाता था, उनको नुकसान होता था। राज्यों की मांग थी कि हमको और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 फाइनेंस कमीशन में 31% को बढ़ा करके 41% तक किया, और उसके अतिरिक्त 5% एडिशनल हम अपने लोकल सेल्फ, जो पंचायती राज या जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है, जो हमारी नगरीय प्रशासन है, उनको डायरेक्ट मिले, इस बात की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए की थी। आज 45%, 46% डायरेक्ट स्टेट्स को पैसा जाता है, और उसके बाद में भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो पैसा जाता है वो अलग से जाता है। कुल मिलाकर के भारत सरकार की रेवेन्यूज में जो है 75% पैसा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस क्रम में इस बार के बजट में भी पंचायती राज संस्थान को ग्रामीण विकास के लिए और अर्बन गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट जो है शहरों के विकास के लिए, हम 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस फाइनेंशियल साइकिल में होगा, जिसमें 1,35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार केवल इस एक साल में निवेश करेगी। इसका इस बजट में घोषणा करते हुए प्रावधान किया गया। 2004 से 14 तक के भारत सरकार के राजस्व में जो हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी थी वो 12,639 करोड़ रुपए थे, और 14 से 26 के बीच में इस 12 साल में ये बढ़ करके 76,800 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंची। जब देश प्रगति करता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश की सरकार सही तरीके से फैसले लेती है, और देश की सरकार कर राजस्व को ठीक से एकत्रित करती है, देश की सरकार इनकम टैक्स को भ्रष्टाचार मुक्त करके इनकम टैक्स के बेस को बढ़ाती है, 3 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उसको बढ़ा करके 9 करोड़ तक लेकर के आती है,
जीएसटी रिफॉर्म्स करके करों में कटौती करने के बावजूद भी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में जो है लोगों की परचेज पावर बढ़ा करके, लोगों के प्रत्यक्ष कर में कटौती करके जब देश की सरकार राजस्व को अधिक एकत्रित करती है तो उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्यों को होता है। देश की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से बढ़कर के 4.2 ट्रिलियन तक पहुंचती है, तब देश के राजस्व बढ़ता है, और राजस्व बढ़ता है उसका प्रत्यक्ष लाभ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को मिलता है, जिनका जो है रेवेन्यू शेयर 12,600 करोड़ से बढ़कर के 76,800 करोड़ तक पहुंच जाता है। यूपीए सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर के जो सब्सिडरी जो सपोर्ट मिला वो 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान था, जबकि 14 से लेकर के 24 करोड़ साल में 24 के दशक में माननीय मोदी जी की सरकार में ये बढ़कर के 1,41,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो नए वित्तीय आयोग का जो फार्मूला है, उस फार्मूला में 15वें वित्त आयोग में जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस में पॉपुलेशन के प्रोविजन को बढ़ाने और जियोग्राफिकल एरिया के प्रोविजंस को घटाने के चलते हुए हिमाचल प्रदेश को लाभ की स्थिति मिली है। और हिमाचल प्रदेश का 15th फाइनेंस कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यूज में जो हिस्सा 0.83% होता था वो बढ़कर के अब 0.91% होगा, 914% होगा। उसके चलते हुए निश्चित रूप से इस बार डिविजिबल पूल में हिमाचल प्रदेश को 2,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा एडिशनल पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो है वो PMGSY के तहत सड़क निर्माण के लिए भी लगभग 1,540 करोड़ रुपए मिले। फरवरी 26 तक PMGSY के तहत टोटल मिला हुआ पैसा जो है वो 6,900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। इस तरह से जो मैंने अभी एक चर्चा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 वर्षों से भारत के कर राजस्व को डिविजिबल पूल के अतिरिक्त जो पैसा सरकार एकत्रित करती है उसमें डिविजिबल पूल के अतिरिक्त राज्यों को और अधिक एक स्पेशल लॉन्ग टर्म असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिले, और वो एक ऋण के रूप में मिले। और एक ऐसा ऋण, मैं आपको विशेष उल्लेख, आप तो अगर थोड़ा भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा ऋण जो राज्य सरकारों के जो है डेब्ट के बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देता, बैलेंस शीट में डेब्ट के साइड में नहीं दिखता। सरकार कोई कर लेती है तो उसके बैलेंस शीट में वो डेब्ट के साइड में दिखाई देता है, लेकिन ये जो ऋण सरकार देती है, भारत सरकार लॉन्ग टर्म असिस्टेंस के रूप में देती है, इसलिए उसके ऋण खाते में दर्ज नहीं होता। इसलिए उसकी लोन लेने की कैपेसिटी, चाहे वो बैंक से ले, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, चाहे मल्टीलैटरल बायलैटरल इंस्टीट्यूशन से ले, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले, वो कैपेसिटी हैम्पर नहीं होती। उसके अतिरिक्त एक सहायता के रूप में जिसको 50 साल बाद में इंटरेस्ट फ्री वापस रीपे करना है, वो पैसा जो देती है, जैसा मैंने कहा कि वो मोटे तौर पर एक ग्रांट के रूप में होती है। माननीय मोदी जी ने पहले उसको लिए पहले साल में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, फिर उसको बढ़ा करके 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया, उसको और अधिक वृद्धि इस बार की गई। हिमाचल प्रदेश को उसमें, जिसमें मैंने अभी कहा कि टूरिज्म के लिए भी 250 करोड़ रुपए अभी हाल में पिछले वर्ष के खाते में जो दिया गया है, 8,300 करोड़ रुपए 2021 से लेकर के 26 तक इस 5 वर्ष के साइकिल में एडिशनल सपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश को उस मिला है, जो शायद पहले कभी मौजूद नहीं था, पहले कभी उसकी कल्पना नहीं की जाती थी। इस तरह से स्थानीय निकायों को भी, जो मैंने कहा कि जो 1 लाख करोड़ रुपए 2014 में घोषित किया गया था, जो बढ़ करके 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ था, अब 1 साल के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए होगा। उसमें भी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण विकास के लिए 16वें वित्त आयोग में 3,744 करोड़ रुपए की सहायता इस बार में मिलेगी, जो पिछले वर्ष के तुलना में जो है लगभग दुगना होगा। हिमाचल प्रदेश में हम सब ने देखा अनेक केंद्रीय संस्थान बने, यहाँ एम्स बना 1,470 करोड़ रुपए की लागत से, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बना 500 करोड़ रुपए की लागत से, यहाँ IIM बना सिरमौर में जो लगभग 530 करोड़ रुपए की लागत से बना, IIT ऊना में बनी लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से, चंबा में, हमीरपुर में, नाहन में लगभग मेडिकल कॉलेजेस नए बने। इस तरह से हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास हो, इस दृष्टिकोण से भी औद्योगिक विकास योजना के तहत 1164 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इस तरह से कुल मिलाकर के हमने
हिमाचल प्रदेश को के सर्वांगीण विकास और देश की विकास की यात्रा में हिमाचल प्रदेश और अधिक गति के साथ में सहभागी बने, इस दृष्टिकोण से काम किया। हिमाचल प्रदेश ने नए रेल ट्रैक देखे हैं। एक मुझे लगता है कि शायद स्वप्न से भी बाहर कल्पना थी कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के रेल ट्रैक्स बनेंगे। हिमाचल प्रदेश उसके साथ साथ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने फ्लाईओवर्स, नए ब्रिज, नए रेलवे ओवर ब्रिज, इन सब को जो है हिमाचल प्रदेश में हम सब ने देखा है। नए जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में 4 विकसित किए जा रहे हैं। 2600 किलोमीटर से ज़्यादा के नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश में बने, और इन सब के साथ साथ में जो है हिमाचल प्रदेश प्रगति करे, इस दृष्टिकोण से जो है हिमाचल प्रदेश को और अधिक सशक्तता प्रदान करने के लिए सहयोग करने की दिशा में भारत सरकार ने इस बजट और अपनी नीतियों के माध्यम से सहयोग किया। मैं अपनी बात समाप्त करूं, इसके पहले 2 विषय छोटे छोटे आपके साथ में और साझा करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि 2026 के प्रारंभ के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का सूर्योदय और अधिक प्रकाशमान हो गया है। एक तरफ जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा दी गई, हमने 25 साल से भारत जिसके लिए प्रयास कर रहा था कि भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ में एक ट्रेड डील जो है वो हो जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये ट्रेड डील संपन्न हुई, और इस ट्रेड डील होने के बाद आज भारत से यूरोपियन यूनियन के रूप में एक नया बड़ा बाजार खुला है। और जब यूरोपियन यूनियन की बात मैं करता हूं तो वो किसी एक देश के साथ समझौता मात्र नहीं होता, 27 देशों के साथ एक साथ समझौता, और उन 27 देशों की टोटल पॉपुलेशन जो है दुनिया में चाइना के बाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश के साथ में, क्षेत्र के साथ, समूह के साथ हमारा समझौता हुआ, जिसकी 50 करोड़ पॉपुलेशन, और वो 50 करोड़ पॉपुलेशन भी ऐसी जिसकी ग्लोबल जीडीपी में 25% से ज्यादा का शेयर जिन 27 देशों का है। जिन 27 देशों की टोटल जीडीपी जो है वो भारत की 5 गुना है, मतलब 20 ट्रिलियन की जीडीपी है, उसके साथ में हमारा समझौता हुआ है। जिन 27 देशों के समूह के साथ में समझौता हुआ है उनकी पर कैपिटा इनकम जो है भारत की 16 गुना है। ऐसे देशों के समूह के साथ में हमारा समझौता होना और भारत में निर्मित होने वाले 98.4% गुड्स वो वहां पर टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करने की भारत के लोगों को सुविधा मिलना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के लिए होगी। मैं जिम्मेदारी के साथ में आप सबको कहता हूं, भारत का टेक्सटाइल, भारत का हैंडीक्राफ्ट, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत का मोबाइल, भारत के कंज्यूमेबल गुड्स, भारत के जो है कृषि उत्पाद, इन सब के लिए एक सुनहरा भविष्य यूरोपियन यूनियन के देशों में आने वाले समय में हम सबको देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए इसको पूरी दुनिया ने मदर ऑफ ऑल डील्स, सारे अब तक के हुए इकोनॉमिक और व्यापारिक समझौतों की माता के रूप में स्वीकार किया। और साथ ही साथ एक और खुशी की लहर हम सब के साथ में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक प्रयासों से अमेरिका ने जो हम पर टैरिफ इंपोज किया था, उस टैरिफ को भी के दबाव को भी कम करने में हमने सफलता प्राप्त की। भारत के किसानों के हितों की, भारत के पशुपालकों के हितों की, भारत के एमएसएमई के हितों की सुरक्षा करते हुए हमने अमेरिका के साथ में समझौता किया, और अमेरिका का 25+25 पीनल टैरिफ जो है वो घट करके भारत में 18% तक आया है, जो निश्चित रूप से भारत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में, और मैं मानता हूं कि उससे भारत में यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया का बड़ा कंज्यूमर देश है, उसके लिए उसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ इसके माध्यम से होगा। मुझे देखने को आया जिस दिन इंडो यूएस ट्रेड जो है डील की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी, उस दिन बहुत संशय के बादल किसानों के बीच में खड़े करने की कोशिश की गई थी। किसानों के हितों के साथ समझौता हो गया। कुछ लोग तो एप्पल के बारे में भी बात कर रहे थे। एप्पल पे जहां 50 रुपए पे 50% टैरिफ लगता था, मीन्स 75 रुपए बेस प्राइस थी एप्पल इंपोर्ट की, वो 80 रुपए पे 25% टैरिफ हुआ। मुझे नहीं समझ में आता, सिंपल मैथमेटिक्स भी लोगों को समझ में नहीं आती कि अब 100 रुपए से कम लैंडिंग कॉस्ट में इंडिया में एप्पल इंपोर्ट नहीं हो सकती। जो पहले 75 रुपए थी अब 100 रुपए हो गई।
लेकिन उसको लेकर के भी संशय के बादल लोगों के बीच में खड़े करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने अब आधार विहीन झूठ खड़ा करना, बार बार उस झूठ को बोलना और बोल करके लोगों के मन में संशय की स्थिति पैदा करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति करना, इस पाप को करने की जो है एक परिपाटी बना दी है। ऐसा पाप शायद अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लोगों ने वैसे भी अब उनको पहचान लिया है, उनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है, तभी वो निरंतर सिमटते सिमटते हाशिए तक पहुंच गए। आने वाले समय में देश प्रगति करे और लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर हम चलें कि भारत विकसित हो, उस दिशा में ये बजट और पिछले दिनों में हुए व्यापारिक समझौते बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सब ने सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जिन राज्यों की आरडीजी बंद की गई है उसको केंद्र सरकार कैसे कंपनसेट करेगी? हिमाचल की बात करें, विरोध हो रहा है, सरकार की आज विशेष कैबिनेट बैठक चल रही है इसी मसले पे। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि केंद्र के समक्ष हमने पक्ष रखा था, केंद्र ने सुना नहीं। इसी के साथ दूसरा सवाल ये, केंद्र की सहायता पर जब सवाल उठता है, आप पीछे भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं, क्या हिमाचल के प्रतिनिधि सरकार के आपके पास केंद्रीय सहायता के लिए आते रहे हैं? अगर आते हैं तो केंद्र सहायता कर क्यों नहीं पाए? देखिए, मैं दोनों विषय का जवाब आपको देना चाहता हूँ। आरडीजी आप लोगों को जानकारी में होगा, 12वें वित्त आयोग से 1990 के दशक में शुरू हुआ था। आर्टिकल 274 का हवाला देते हुए ऐसे राज्य जो फिस्कल डेफिसिट हैं, मैंने बहुत विस्तार से आप सबके सामने फिस्कल डेफिसिट, उसके दुष्प्रभाव, उनकी बात की कि जब राज्य वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाते, उनके खर्च ज़्यादा हो और आमदनी कम हो, तो एक टेम्पररी रिलीफ उस समय 1990 में दिया गया, क्योंकि कुछ राज्य जो हैं उनके पास में तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। राज्य अपने राजस्व में वृद्धि करने के बजाय निरंतर इलेक्शन ओरिएंटेड योजनाओं की बातचीत कर रहे थे और उसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा था। तब यह तय किया गया था कि राज्यों को एक अस्थायी रूप से सहायता के रूप में 5 साल के लिए 12th फाइनेंस कमीशन ने घोषणा की थी कि उनको आरडीजी के माध्यम से कुछ सहयोग प्रदान किया जाए। और उस समय पहले साल में लगभग शायद 5068 या 680 करोड़ रुपए कुछ उसके लिए प्रोविजन किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। 13वें वित्त आयोग में एक बार उसको फिर 5 साल तक, क्योंकि वित्तीय अनुशासन राज्य नहीं ला पाए, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हुए उसको फिर आगे बढ़ाया गया। 14वें फाइनेंस साइकिल में भी जो है राज्य उसमें स्लिप हुए, चूके, ठीक नहीं काम कर पाए और फिस्कल डिसिप्लिन कुछ स्टेट्स का और बिगड़ा। उसको लेकर के जो है फिर वार्निंग देते हुए उसको टेपर डाउन किया गया। 15th फाइनेंस कमीशन के समय में, क्योंकि कोविड का प्रकोप आया, पूरी दुनिया के सामने अनप्रेसिडेंटेड चुनौती थी, पूरी दुनिया उसके कारण से व्यथित थी, सारी अर्थव्यवस्थाओं पर दुष्प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से राज्यों की इकोनॉमिक हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव पड़ा था। मैंने आपको निवेदन किया कि उस समय हमने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को भी थोड़ा ईज आउट किया और हमने जो है फिस्कल डेफिसिट को, जो वित्तीय घाटा है, उसको बढ़ा करके करने की अनुमति राज्य सरकारों की थी। उसके कारण से एक चुनौती राज्य सरकारों के सामने आई थी। उसके चलते हुए विद क्लियर इंडिकेशन दैट दिस इज अ फ्रंट लोडिंग ऑफ आरडीजी, कि हम एक साथ आपको पैसा दे रहे हैं, तब अनप्रेसिडेंटेड हाई पैसा जो है हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश को मिला, जो 1990 से लेकर के 12th फाइनेंस साइकिल से लेकर के 15th फाइनेंशियल साइकिल के शुरू होने तक कुल जितना पैसा भारत सरकार ने सब राज्यों को मिला करके दिया था, उससे ज्यादा पैसा अकेले हिमाचल को दिया, लेकिन विद क्लियर स्टेटस कि इट इज प्योरली टेम्परेरी, आपको अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए काम करना चाहिए। राज्य सरकार हैव फेल्ड, दे हैव डन नथिंग। अब उसके बाद में, क्योंकि जो टेम्परेरी व्यवस्था थी उसको अल्टीमेटली विड्रॉ करना है, तो अब राज्यों को उसके बारे में विचार करना और चिंतन करना चाहिए। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना, अपने द्वारा वित्तीय अनुशासन न अपनाने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना, इसे आप कहां तक जायज समझते हैं? लेकिन इस सब का दुष्प्रभाव न हो और कम इंपैक्ट हो, जनता को उसका दुष्प्रभाव न झेलना पड़े, इसके लिए जैसा मैंने विस्तार से आपके सामने कहा
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़े और उसके साथ में जो फॉर्मूलाए में चेंज 16 फाइनेंस कमीशन ने किया, जिसका लाभ हिमाचल जैसे प्रदेश को मिला, उसके चलते हुए ये इजीली अगर राज्य वित्तीय अनुशासन करें तो एडवर्सली इम्पैक्ट किए बिना ये इशू इजीली राज्य एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा विषय आपने कहा, तो मैं ये मानता हूं कि हिमाचल के, जहां तक मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए, मैंने पर्यटन मंत्री रहते हुए, उससे पहले मैंने कृषि मंत्रालय में काम करते हुए जो अनुभव किया, हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद, चाहे माननीय नड्डा जी से लेकर के माननीय अनुराग ठाकुर साहब से लेकर के माननीय कश्यप जी तक लेकर के सब सांसद प्रोएक्टिवली अगर किसी एक स्टेट के सांसद राज्य के हित में अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में, 3 मंत्रालयों का तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव बता सकता हूं, पैरवी करते हैं, तो सबसे ज्यादा सामूहिक रूप से पैरवी करने वाले प्रांत के सांसद कोई हैं तो हिमाचल प्रदेश के। क्या सरकार के प्रतिनिधि भी आते हैं? आपका हो गया भाई साहब, बहन जी को बात करें। एक मिनट दीदी पहले इन्होंने शुरू कर दिया बोलना। केंद्रीय बजट को आपने बड़ी बारीकी से देखा, लेकिन अगर हिमाचल के संदर्भ में बात की जाए तो पिछले 3-4 सालों से हिमाचल प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद 1500 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ करके गए। सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कि जबकि सबसे ज्यादा जरूरत अभी इस समय केंद्रीय मदद की है। क्या कहना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सबके लिए खड़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट के चलते हुए जिस तरह से अनप्रिडिक्टेड क्लाइमेट इम्पैक्ट हम सबके सामने दिखाई देते हैं, पूरे विश्व भर में जिस तरह की चुनौतियां बनी, उस सबको संज्ञान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से आपदा राहत कोष को निरंतर अभिवृद्धि करने के लिए देश की सरकार ने काम किया और उसमें कई गुना वृद्धि उसमें की है। पिछले 3 साल से आपदा राहत के पैसा जो राज्य सरकारों को के पास में एसडीआरएफ के रूप में परमानेंटली अवेलेबल होता है, ताकि राज्य बिना केंद्र की अनुमति के ही तुरंत इमीडिएट रिस्पांस जो है 25% तक पैसा खर्च करके कर सके। इस दृष्टिकोण से उस कोष को निरंतर बड़ा करने का काम देश की सरकार ने किया। उसके साथ साथ में आपदा राहत में पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स में केवल कंपनसेशन के ही या इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने या उसको एड्रेस करने पर के लिए ही खर्च करने की अनुमति होती थी। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स पर कि आपदा का दुष्प्रभाव कम से कम हो, पहले हम उसकी तैयारी करें, उसके ऊपर खर्च करने की भी राज्यों को अनुमति दी है और राज्य सरकारों के पास में यथेष्ट पैसा उसको लेकर के है। मैं फिर आपसे, आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर पर मैक्सिमम काम राज्य सरकारों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्लाइमेट की चुनौती जिस तरह की बनी है, कैटास्ट्रोफिक रेनफॉल्स जिस तरह से, क्लाउड बर्स्ट जिस तरह से पिछले वर्षों में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और सभी जगह पूरे दुनिया भर में जिस तरह से किए जा रहे हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, इरेटिक रेनफॉल्स जिस तरह से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ये चुनौतियां कम से कम मानव जीवन को जो है प्रभावित करें, इसके लिए उनको प्रोएक्टिवली काम करने की आवश्यकता है। तो ये 2026 पहले बहन जी को बात करने जो उनको बीच में रोका था। सर, आपने बात की कि बहुत सारे राज्यों में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में ये मिसमैनेजमेंट लार्ज स्केल पर हुआ है? थोड़ा सा बता पाएंगे कि ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहाँ हुआ है? और दूसरा ये, हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं कि 3 सालों से आपदा से जूझ रहा है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार टूरिज्म रिवाइवल फंड देने का विचार रखती है क्या? देखिए, मैंने आपके सामने चर्चा की कि मैंने मिसमैनेजमेंट शब्द उपयोग नहीं लिया, मुझे लगता है वो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड एज पर द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वाज फिस्कल डेफिसिट की बात मैंने की। वो डेफिसिट बहुत सारे कारणों से हो सकता है, वो मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट मीन्स जितनी राज्य की आय है और जितनी राज्य का व्यय है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो घाटा है, वित्तीय घाटा है, उसको कम बनाए रखना वित्तीय अनुशासन है। आज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो हिमाचल प्रदेश
देश के ऐसे 5-6 पहले प्रदेशों में जिनमें सबसे ज़्यादा कर्ज जिन्होंने लिया है। और जैसा मैंने कहा कि जब जीडीपी के अगेंस्ट कर्ज बढ़ता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है आने वाले समय काल पर पड़ता है, क्योंकि लोन को रीपे करने का क्या भी दबाव हर साल बढ़ता है, इंटरेस्ट को रीपे करने का दबाव भी बढ़ता है। मुझे स्पष्ट नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है, भारत सरकार से मिलने वाले पैसे को अलग रख दें, लेकिन स्टेट, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर दें, स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उस पर ब्याज, जो कर्ज लिया गया उसमें से जो कर्ज लिया गया उस पर ब्याज, कर्ज की किश्त, सरकार के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह और उनका मेडिकल बिल, इन 4 चीज़ को पे करने में 76% पैसा चला जाता है। जिस राज्य में अगर 76% पैसा इस पर चला जाएगा, वो राज्य डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर कैसे करेगा? और उसके अलावा राज्य की पॉपुलस स्कीम, चुनावों को लेकर के, चुनाव जीतने के लेकर के बनाई गई स्कीम्स, मैं एक स्कीम या किसी राज्य की चर्चा नहीं करूंगा, सभी राज्यों ने इस तरह के काम किए, उसको लेकर के जो दबाव बढ़ता है। अब बहुत सारे राज्यों में जो है फिस्कल डेफिसिट वो स्लिप करके 5-6% तक चला गया, और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 50% तक चला गया। वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश पे भी में भी जो है इट हैज़ क्रॉस्ड 40%, इट हैज़ अराइज्ड अप टू 42%, विच इज़ रियली स्टेट ऑफ कॉशन, जो है एक चिंता का विषय है। सर 2026-27 के आम बजट में हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को संभालने और पर्यटन के दृष्टिकोण से किस प्रकार से हेल्प करने वाली है? देखिए, जो है भारत सरकार का बजट, स्टेट के प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चर्चा उस बजट में नहीं होती, लेकिन टूरिज्म की ग्रोथ को लेकर के, हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज एंड असेट्स को लेकर के एक मोटी कल्पना की बात मैंने आपको की कि हम टूरिस्ट ट्रेल्स बनाएंगे, हम ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाएंगे, हम जो है एक्सपीरियंस ट्रेल्स बनाएंगे, हम अपने कल्चरल एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे, और उसके लिए बजटरी एलोकेशन भारत सरकार के मंत्रालयों को जो है एक कंसोलिडेटेड बजट एलोकेशन जो है भारत सरकार अपने बजट में प्रोविज़न करती है। टूरिज्म, as per our constitution, it's a state subject. So primarily state has to have a call to take an initiative कि वो अपने तरफ से टूरिज्म के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाएं, उन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ग्रो करें, उन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को बना करके भारत सरकार पर लेकर के आएँ। लेकिन मैं इतना प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस एनडीए की सरकार ने उससे पहले के 10 साल की तुलना में, अगर मैं केवल टूरिज्म पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो लगभग 8 गुना एक्सपेंडिचर किया, और उसके रेशियो में हिमाचल प्रदेश को भी, चाहे वो स्वदेश दर्शन स्कीम हो, स्वदेश दर्शन 2 स्कीम हो, चाहे वो हमारी स्पेशल इंसेंटिव की स्कीम जिसकी मैंने चर्चा की, अभी 250 करोड़ रुपए मिले हैं, हमारे जो है आस्था स्थलों के विकास के लिए प्रसाद की परियोजना हो, हमारे CBBD की जो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम हो, इन सब स्कीम्स में हिमाचल प्रदेश को भी पहले भी पैसा दिया गया, इस बार भी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के अनुक्रम में हिमाचल प्रदेश को हम धनराशि उपलब्ध कराएंगे। सर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक किस इधर से भी ले लें। सर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगातार मुझे लगता है कि बजट पर, इस बजट की तरह की चर्चा पर इस सब की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे अनवेरिफाइड कंटेंट जो कहीं डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं उसको लेकर के हम जो है इस तरह की वार्ता करें, चर्चा करें, उसकी कहीं आवश्यकता भी नहीं है। सर आपने जो है राज्यों के वित्तीय अनुशासनों की तो चर्चा की, केंद्र सरकार अपने टोटल बजट का जो है 1/4 हिस्सा जो है मार्केट से उधार जो है लेगी, मार्केट से कर्ज उठाएगी, उस पर आपका क्या है? देखिए, मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया कि भारत सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन जो है, हम अपने डेफिसिट को 4.3% से कम लेकर के आए, ये हमने घोषणा किया। और ये केवल, मैंने आपको पहला सेंटेंस अपने बातचीत में रखा था कि हम रिफॉर्म ओवर रिटोरिक्स की बात करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं हैं, हमने रिफॉर्म्स उसके अनुरूप किए हैं। हम फिस्कल डेफिसिट को 5.5 से घटा करके 3% तक लाने में, 3.5 तक लाने में कामयाब हुए थे। फिर जो है कोविड इम्पैक्ट के बाद में जो बढ़ा, उसको वापस लाने की दिशा में हम पिछले 3 साल में सफल हुए। सर, आप नए ट्रेड डील की बात कर रहे थे,
कृषि पर एक्सपोर्ट जो आपका इम्पोर्ट टैरिफ है वो 18% की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार का आरोप है कि जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो 0% है, जिससे देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को काफी कुठाराघात इस बीच से हुआ है। तो इस संदर्भ में वो जल्द जो है कृषि मंत्री से मुझे लगता है कि मैंने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की और मैंने कहा कि भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर हमारे किसी भी मोटे अनाज, किसी गेहूं, चावल, हमारे तिल जो है दलहन, इन सब के ऊपर जो है ये लागू नहीं होगा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो हमारी वेजिटेबल्स, जो कॉमन वेजिटेबल्स हैं, आलू से लेके मटर से लेकर के बीन से लेकर के हमारी जो है मिक्स्ड फ्रोज़न वेजिटेबल्स से लेकर के हमारी अन्य दलहन सब्जियां जितनी भी होती हैं, उन सब पर, हमारे खीरा पर, हमारे गरकिन्स पर, हमारे मशरूम पर, हमारे डिब्बाबंद सब्जियों पर, इस सब की नो एंट्री रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे हमारा दूध है, क्रीम है, योगर्ट है, छाछ है, उसके अलावा मक्खन है, घी है, चीज़ है, बटर ऑयल है, पाम ऑयल है, उसके अलावा पनीर है और वे प्रोडक्ट्स हैं। वे प्रोटीन जो है बच्चे लोग कम में लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में, इस सब पे ये लागू नहीं होगा, इनकी नो एंट्री है। अरे साहब, हमारी चिंता तो एंट्री की है ना, भारत में ये नहीं आए इसी की चिंता है, ये लागू ही नहीं होगा, ये एंट्री नहीं हो सकते। इसके अलावा जो है हमारे जितने भी जो हमारी स्पाइसेस हैं, हमारी सैलरी सीड से लेकर के, हमारी फेनुग्रीक मेथी से लेकर के, हमारी अजवाइन से लेकर के, सैसला से लेकर के, पॉपी सीड से लेकर के, मस्टर्ड सीड से लेकर के, हंस से लेकर के, स्पाइस से लेकर के, किसी भी तरह की मिक्स्ड फॉर्मेट में भी उनको अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो है किसी भी तरह की ड्राइड वेजिटेबल्स, सूखी हुई सब्जियां, सूखी हुई बीन्स और उसके अलावा रूट्स और ट्यूबर, शकरकंदी से लेकर के आलू तक कुछ भी लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है हमारे सीट्रस फ्रूट्स और हमारे जो है मैंडरिन्स, कोई भी हाइब्रिड फ्रूट्स, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स, लाइम्स, स्ट्रॉबेरीज, ये लागू इस भारत में एंट्री नहीं होगी। एप्पल की मैंने स्पष्टता से आपके साथ में बात की। अब जो फल भारत में पैदा नहीं होते, ब्लूबेरीज भारत में पैदा नहीं होते, वो अगर भारत में इंपोर्ट होती है, मुझे लगता है कि उसमें तो कहीं कोई किसी तरह का विषय नहीं होना चाहिए। इसकी संभावना तो हो सकती है कैसे पैदावार की। निश्चित रूप से उस पर काम कर रहे हैं। मैंने आपके सामने कहा, आप शायद मुझे लगता है कहीं संज्ञान में नहीं आया होगा, हम हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर काम करें। हम आयुर्वेद की अब एक्सेप्टेंस ग्लोबली बढ़ रही है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की खेती पर काम करें, हम प्रोसेसिंग पर काम करके और उसका वैल्यू एडिशन करें। ये तीनों सरकार की प्राथमिकता में रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।